पेड़ों पर सुंदर झूलों पर कृष्ण के संग राधा तू झूल। चांदनी ने ओढ़ा है दूधिया सा श्वेत आभास, धरती ही हर धड़कन में गूंज रहा प्रेम का एहसास। मित्रों, आज एक ऐसी खूबसूरत पर्सनैलिटी से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ। ये अदाकारा है, कोच है, लाइफस्टाइल कोच है, महिलाओं को, बच्चों को डांस सिखाती हैं, प्रोफेशनली टीचर रही हैं और टैरो रीडर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है और पेंटिंग करती हैं। और आपको विश्वास है आप इस उम्र में जो है छंदबद्ध कविता लिखने के लिए प्रयासरत हैं और अध्ययन कर रही हैं, बाकायदा से ऑनलाइन क्लासेस लेती हैं छंदों की, छंद विद्या को जानने के लिए। तो रेणु जी, आपका स्वागत है। रेणु जी, बचपन से आप अपने बचपन की कुछ शेयर करें मोमेंट्स कि आप बचपन में कितनी नटखट थी या एक सीरियस टाइप का बच्चा थी, तो आपकी कैसी अभिव्यक्ति रही और आपके अपने माता पिता से कैसा जो है रिलेशन था और उनका आपके प्रति कैसा था? जी पीताम्बरी जी, बहुत धन्यवाद। पीताम्बरी जी, आपको क्या बताएं, अगर हम बचपन में जाएं तो बहुत ही नटखट थी मैं। ओके। हमारे घर में आप हैरान होंगे, संयुक्त परिवार था। हम लोग 22 लोग इकट्ठे रहते थे, दादा दादी, चाचा चाची और मेरे जो भाई बहन, कजन, चाचा के बच्चे सब। मेरे पापा सबसे बड़े थे जी। और हमारी बिजनेस फैमिली थी। बिजनेस भी अगर आप कहो तो मैं खुद बड़ी हैरान होती हूँ, वाइन कॉन्ट्रैक्टर थे। ओके जी। और लेकिन मेरे मदर और उन्होंने हमें पढ़ाने में कोई भी कसर नहीं रखी। उन्होंने कहा बच्चों आप जितना पढ़ सकते हैं, सभी बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन करके ही क्या बात शादियां हुई है। लेकिन बिजनेस फैमिली में पहले 10वीं के बाद लड़की की शादी कर दी जाती थी। जी, ट्रू। तभी रिश्ते आने शुरू हो गए थे। लेकिन मेरे मदर कहते थे नहीं, इसको, इनको, सबको पढ़ा। जी। तो मुझे इतना अच्छा लगता था। वहां गवर्नमेंट कॉलेज में सारी फैसिलिटीज थी। मैंने MA फाइन आर्ट्स पंजाब यूनिवर्सिटी से किया है, उसके बाद बीएड किया है और एमएड किया है। हाँ, ये ठीक है कि बिजनेस फैमिली थी। उन्होंने कहा नहीं बच्चे, शादी करके वहां आपके ससुराल वाले जैसा कहेंगे वैसे ही आपको एडजस्ट करना है। जी। तो शादी हो गई और मेरे हस्बैंड जी बहुत ही अच्छे, वो JCT का वहां कॉन्ट्रैक्ट मिला था, वहां जॉब में गए थे। कहाँ पर? चंडीगढ़? नहीं, होशियारपुर में। और देखिए डेस्टिनी कि हमारी शादी वहीं पे हुई थी। ओके। तो उसके बाद मुझे चंडीगढ़, हम लोग, इनका घर चंडीगढ़ में पहले से ही था जी। हम आना जाना रखा हुआ था। तो जल्दी ही शादी के मेरे 1 साल बाद हम लोग चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए। तो आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप चंडीगढ़ से ही हैं? नहीं, मैं होशियारपुर से हूँ और मेरे हस्बैंड उनका बर्थ दिल्ली से है जी, और वो सेटल्ड चंडीगढ़ से। तो रेणु जी, बचपन में जैसा आपने बताया कि बैकग्राउंड संयुक्त परिवार था, तो आपकी कोई शरारत, एक दो जो बहुत अद्भुत शरारतें हो वो शेयर करें हमारे यूथ के साथ? जरूर। जैसे कि 5 मंजिली बिल्डिंग थी हमारी जी, तो हम लड़के लड़कियां इकट्ठे ही सब खेलते थे जी। और मुझे याद है कि ऊपर से नीचे तक मैं 5 मंजिल पता नहीं कैसे उतर आती थी और मुझे डांट भी पड़ती, क्योंकि वहाँ होशियारपुर में इसी तरह के घर बने हुए हैं जी, और साथ साथ भी जुड़े हुए एक घर से दूसरे घर छत पे जा सकते हैं, छत पे भी जाते थे जी। हम खेलते भी थे तरह तरह के गेम्स, और बाहर क्रिकेट भी खेलते थे जी। और उस एक तो हमारे घर में किसी तरह की बच्चों को रोक टोक नहीं की गई, आजादी दी गई, लेकिन संस्कार में रहकर जी, अपने संस्कार नहीं भूलने हमें जी। हमें अपने घर की पूरा ध्यान रखना है और अपने बड़ों का मान करना है। शाम को दादा दादी के पास कहानियां सुनते थे और नाना नानी हमारे कपूरथला में थे। ऐसे ही मतलब इतने अच्छे संस्कार उन लोगों से मिले हैं, मुझे लगता तभी
हम सब में ये गुण आए। जी, बहुत सही कहा दोस्तों। कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो हम जो संस्कार हैं वो हम घर से ही सीखते हैं। हमारे घर परिवार, हमारे बड़े बुजुर्ग, माता पिता हमें जो संस्कार देते हैं वो जीवन भर हमारा साथ देते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुई बचपन की बातें। तो जैसा आपने जाना कि बहुत ही चुलबुली, नटखटी और आज भी चुलबुली है। मैं आपको बताऊं कि वो जो डांस करती है ना, रंबा हो इस गाने पर, आप नहीं कर पाएंगे, मैं शर्त लगाती हूँ आपसे। चलिए, इसी गाने पर आप लोग अपनी वीडियोस बना के मुझे शेयर कीजिएगा। तो आज भी देखिए, इस उम्र में भी डांस करती हैं और डांस करना सिखाती हैं, भांगड़ा गिद्दा करना सिखाती हैं, लोगों को इवेंट्स के लिए ड्रेसअप होना सिखाती हैं, और उनको कुकिंग में भी बहुत शौक है, पेंटिंग भी बहुत सुंदर करती हैं और बच्चों को सिखाती हैं। और एक और बात उनके बारे में, उनको पेट लवर हैं, उनको डॉग से भी बहुत प्यार है, एनिमल्स में, एनिमल शोज में जाती हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज करती हैं जीवन में दोस्तों। और आपको हम उनके हस्बैंड से भी मिलवाएंगे, बहुत ही प्यारी पर्सनैलिटी है वो अपने आप में। दोस्तों, अब बात करते हैं कि रेणु जी, जैसे आप पढ़ाई की, आपने शादी हो गई, फिर शादी के बाद फिर आपने जॉब कब किया? देखिए, पहले तो मैं एक बात पापा की बताना चाहूंगी जी। पापा सोशल वर्किंग इतनी करते थे, वो सारे जो जैसे रामलीला होना, वहां होना, सब मैनेजर, प्रेसिडेंट, जी। वो ऐसे रहते थे। और मुझे लगता वो अपनी आधी कमाई तो सोशल एक्टिविटीज में जो है वो जी दे देते थे। जी। और ये चीज मुझे उनसे सीखने को मिली। जी। और मुझे लगा कि अगर हम अपने समाज के लिए कुछ नहीं करेंगे तो हमारी जिंदगी बेकार है। बेकार, व्यर्थ है। जी। आपने जॉब के बारे में पूछा जी। कि मैंने जॉब कब स्टार्ट की। यहाँ आके बच्चों में रम गए, बच्चों को पढ़ाने में रम गए, क्योंकि मेरे हस्बैंड का प्रोजेक्ट लखनऊ में चल रहा था। ओके। तो यहाँ हम लोग अकेले थे। जी। तो मेरे लिए जॉब भी पॉसिबल नहीं थी और शायद मेरे को एक्सपीरियंस भी नहीं था। 10 साल के बाद जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तो मुझे लगा कि मैं अपनी एजुकेशन को यूटिलाइज करूं, उसका प्रयोग करूं, सदुपयोग करूं। जी। तो हमारे यहाँ 21 सेक्टर चंडीगढ़ में बिल्कुल पास में सर्वहितकारी की ब्रांच थी। मैंने टीचिंग से शुरू की। जी। धन्यवाद उस सोसाइटी का, विद्या भारती का, मुझे उन्होंने प्रिंसिपल तक का क्या बात, चांस दिया। मुझे काम करते करते जी उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। फिर 15 में मैं गई थी टीचर के रूप में नीरजा भनोट स्कूल। फिर उसके बाद मनी माजरा ब्रांच में मुझे एज ए प्रधानाचार्य उन्होंने नियुक्ति दी। मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैंने वहां, तब ये गवर्नमेंट ने अभी जो झोपड़ी के बच्चे होते थे उनके लिए ज्यादा एफर्ट्स नहीं दिए थे। ये 2000 की बात है जी। और 2000 में मैंने 30 के करीब बच्चे अडॉप्ट किए हुए थे। अच्छा। जिनकी फीस हम लेते थे जी। और वो बच्चे बहुत ही काबिल बने। मुझे बड़ी खुशी मिलती। आज भी वो बच्चे हमें मिलने आते हैं। तो मैम, ये जो झुग्गी झोपड़ी स्लम एरिया के जो बच्चे हैं, ये किस एरिया के थे आपके पास? मनी माजरा के पास दुर्गा नर्सरी थी। उसके साथ वहाँ झोपड़पट्टी थी। जी, बिल्कुल। कुछ बच्चे वहाँ के थे, कुछ मनी माजरा में ही इधर उधर ऐसे ही रहते थे, जिनको हम लेके आए। जी। वो कह रहे थे हमें फीस नहीं है। और मेरे जो बहुत सारे लोग हैं उन्होंने इतनी हेल्प की, उन्होंने हमें फीस प्रोवाइड की। कौन से स्कूल में? सरकारी स्कूल में पढ़ाया? नहीं, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाया। मैंने अपने स्कूल में ही उनको लेके। ओके। वो जो सर्वहितकारी की ब्रांच थी, प्रेम सरिता सर्वहितकारी मनी माजरा स्कूल, वहाँ पे एक किराए की बिल्डिंग में ये स्कूल चल रहा था। और उसमें बच्चों को, वो कई बार नहा के नहीं आते थे, तो मुझे मेरा स्टाफ इतना अच्छा मिला। वो हमें बहुत कोऑपरेट करता था। जहाँ तक कि आया उन बच्चों को नहलाना, धुलाना, साफ सफाई, हाइजीनिक सेंस बताना। तो दोस्तों, आपने ये देखा कि रेणु जी ने अपने उत्थान के साथ साथ जो है सोशल वर्क भी किया और जो स्लम के बच्चे हैं उनका उत्थान भी किया, उनको एजुकेशन भी दी और उनको एजुकेशन सिस्टम में लाया। ये इनका ही एक विजन था, इनकी एक सोचनी थी, जो कि इनको अपने पिता से जेनेटिकली धरोहर में मिली थी कि सोशल वर्क करना अच्छी बात है और करना चाहिए। इंसान को इंसान का उत्थान
करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए रेणु जी जो हैं वो विमेन एम्पावरशिप में जो है खरी उतरती हैं, उनको 100 से 100 नंबर प्राप्त होते हैं कि उन्होंने अपना भी एम्पावरमेंट करने के साथ साथ में समाज का भी किया, अपने बच्चों की भी साथ को पढ़ाई और उनके देख रेख रखते हुए, जबकि उनके पति वहां से थोड़ा दूर थे। तो यह दोस्तों चीजें नोटिस करने की हैं यूथ हमारे जो नए बच्चे हैं जिनकी शादियां हुई हैं, तो आपने अपनी मैरिड लाइफ को और फैमिली लाइफ को कैसे बैलेंस करना है, तो आप इस बात को जान सकते हैं। जी, अब रेणु जी आप फिर एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी में ये कैसे आए आप? मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जी हमारा जो होशियारपुर शहर है बहुत ही आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ है। जी, और वहां पे भृगु जो संगीता, है भृगु संगीता। वो भी वही थे। ओके। हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तो मेरे साथ भृगु उनकी लड़कियां भी पढ़ती थी। अच्छा, वहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट है, भृगु इंस्टीट्यूट है? अब खुला होगा, पहले नहीं था। ओके। लोग पत्ते दूर दूर से वहां पत्रियां दिखाने आते थे जी। और मुझे बचपन से ही हाथ देखने का शौक था। वो धीरे धीरे जैसे आध्यात्मिकता का बहुत शौक था और फिर मेरे को ज्योतिष का पता चला जी कि वैदिक भी कुछ है, जी। क्योंकि हमारे अपने पंडित जी होते थे जी। वो लोग। हम लोग तब उन दिनों लड़कियों को ऐसे पत्रियां वगैरह जी जो लोग थे वो नहीं दिखाते थे जी, वो पंडितों से ही पूछा जाता था जी। लेकिन संस्कृत कॉलेज के भी मेरे पापा वहाँ मैनेजर रहे हैं। ओके। वहाँ के जो प्रिंसिपल थे वो हमें संस्कृत पढ़ाने घर पर आते थे जी। धीरे धीरे मेरा लगाव धार्मिक पुस्तकों से की तरफ हुआ, संस्कृत विद्या के माध्यम से जुड़ाव हुआ जी। तो मुझे लगता है कि ये चीजें अब जन्मों से ही आपके अंदर होती है जी। मुझे उसने बहुत आकर्षित किया और मैंने पहले तो हिंद पॉकेट्स की बुक्स आती थी जी, कीरोग की आती थी, श्रीमाली की थी जी, बिल्कुल। ये सब बुक्स पढ़ आचार्य नारायण दत्त शिवाली जी की जो है उनकी पब्लिकेशंस हैं काफी दोस्तों, बिल्कुल जी। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और मेरे से सभी लोग प्रेडिक्शन करवाने आ जाते थे। तब तो मैं कॉलेज में ही थी और मैं अपने आप पे गर्व नहीं करती, लेकिन 90% जो मेरी प्रेडिक्शन होती थी मोहल्ले में जो करती थी या कॉलेज में करती थी वो मेरी बिल्कुल ही करेक्ट होती थी, एक्यूरेट होती थी जी, एक्यूरेट और करेक्ट होती थी। तो तब तो हम कह सकते हैं फॉर फन, हाँ फॉर फन और शौकिया जैसे मौज मस्ती में करते थे जी जी। और तब ना उन दिनों में हम स्पिरिट भी बुलाते थे। ओके, अच्छा, कार्ड्स के जरिए। ओके। अब देखो टैरो कार्ड्स आ गए हैं जी, लेकिन टैरो भी जो कार्ड्स हैं जी सचमुच उसमें बहुत पावर है जी, बिल्कुल। वो हमें बहुत कुछ बता जाते हैं जी, मुझे भी नहीं पता, तब से मैं जुड़ी हुई हूँ उन कार्ड से और वो आज भी मुझे गाइड करते हैं, गाइडेंस। और उसका गाइडेंस का दोस्तों लाभ रेणु जी जो हैं अपने क्लाइंट्स को, अपने डियर एंड डियर वंस को पहुंचाती हैं। मैंने भी, मेरा भी पिछले 2008 से करीब रेणु जी से वास्ता है। हम लोग कॉन्फ्रेंसेस में मिला करते थे पहले, धीरे धीरे जो है जुड़ाव हुआ और कहते हैं ना कि वाइब्स मैच करती हैं, तो हम एक दूसरे से जुड़े और हम कई कॉन्फ्रेंसेस में इकट्ठे होते हैं। तो बहुत अच्छा रेणु जी का टैरो रीडिंग का है। आपका नंबर इस वीडियो में आपको हम देंगे, कभी भी आपको कंसल्ट करना हो तो आप ऑनलाइन भी कंसल्ट कीजिए मैडम से, तो वो आपको कंसल्टेशन देंगी। और न्यूमरोलॉजी, डेट ऑफ बर्थ और वैदिक, तो इस तरह से दोस्तों ये बात हुई। अब फिर रेणु जी आपने छंदबद्ध जो आपने जो पढ़ना शुरू किया, जो वो क्लासेस लेना शुरू किया, एक दिन मेरी आपसे बात हुई तो आपने कहा कि पीताम्बरी जी मेरी अभी 9 बजे क्लास है, तो वो कैसे आपको मन में आया, कैसे आपकी वो उस कोर्स को शुरुआत हुई? देखिए हमारी रामायण और ये सारी जो पुस्तकें हैं जी वो उन्हीं पर आधारित है और ये दुर्गा स्तुति ये सब जब हम पढ़ते हैं ना तो मन में एक लय सी होती है, वो बैठ जाती है जी। देखो खुली कविता वगैरह तो मैं लिखती आ रही हूँ, बचपन से ही लिखती आ रही, क्योंकि ये शौक भी मेरा वो इनबिल्ट क्रिएटिविटी था जी जी। लेकिन मुझे लगा कि छंद जो हमारा प्राचीन जी से है, छंदबद्ध दोस्तों होना ये, और वो कठिन है, वो बहुत कठिन है। तो इसी वजह से आपने, मैंने देखा होगा जो कुसुम
दीवान जी की बुक थी, तो उसमें उन्होंने कहा भी है, जो बड़े बड़े देवज्ञ जो विदुषी आए थे, तो उन्होंने कहा भी इस बात को कि भाई बीच में तो निराला जी वगैरह ने भी, जो है सुमित्रा नंदन पंत जी ने भी कहा था कि भाई छंद को दो छोड़, है ना, छंद को करो बंद। तो मतलब इतना मुश्किल था, तो उन्होंने कहा भाई आप कविता लेखन कर ही नहीं सकते हैं अगर आप उसको छंद में बांधने की कोशिश करेंगे। हमें इमोशंस भी देने हैं, प्यार की बातें भी करनी है, उल्लास भी जताना है, रोष भी जताना है। तो धीरे धीरे जो है छंद की तरफ ध्यान कम गया। रेणु जी ने जो है छंद को, जो कि अपने आप में बहुत कठिन विषय है, और आप जानते हैं कि विदुषी हैं, तो उन्होंने इसको एज ए चैलेंज लिया और उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस जो है उसकी शुरू की। तो रेणु जी फिर वो कोर्स आपका संपन्न हुआ अभी या चल रहा है? अभी असल में बीच में कुंभ में चले गए। ओके और यात्राएं भी की जी। द्वारका जी चले गए जी। ऐसे देखो, ये पढ़ाई करना कोई आसान बात नहीं है जी। और आपको मैं एक और बात बताना चाहूंगी, जी। शेरो शायरी में जैसे गजल और ये नज्म, इसको देखो भगवान की कृपा, जब भगवान की इच्छा होती है और उनका आशीर्वाद होता है, तो हमारे एक नादिर सर सीनियर सिटीजन में हमें जुड़ गए, जिन्होंने जो बहुत ही अच्छा लिखते हैं, उन्होंने वो भी हमें सिखाना शुरू कर दिया। हमारा एक ग्रुप है, हम लोग वो कुछ कोई पैसा नहीं लेते जी, वो हमें इनका ज्ञान देते। देखो गजल और छंद वो दोनों ही दैट इज वेरी डिफरेंट। तो दिल करता है ये भी चुनो, जिंदगी लगती है कि बड़ी छोटी सी रह गई, हम क्या क्या करेंगे। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है जो एजुकेशन है वो कभी भी ना खत्म होने वाला जगह है। ऐसे में न्यूमरोलॉजी, लाल किताब जी, ये वैदिक, और वैदिक तो मैं 2001 में भारत जो विद्या भारती में था, इंस्टीट्यूट था, वहां जुड़ी थी और मेरे को लगा कि ऐसे देखने का कोई फायदा नहीं जब तक आपके हाथ में डिग्री ना हो, सीखे नहीं, जब तक उसका कोई कोर्स नहीं करें, तो उसके लिए। तो देखो दोस्तों, आपने कि वो निरंतर लगी रही घर परिवार को देखते हुए खूबसूरती से, तो वो आगे चली गई। और आप देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि अद्भुत पर्सनैलिटी है, तो अब आप देखिए, ये मैंने बताया नहीं था, मुझे मालूम है कि वो जो है लिखती हैं, गजल भी लिखती हैं, नज्म भी लिखती हैं, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई हैं जहां पे वो ऑनलाइन भी अपनी कलम को चलाती हैं, लेखन को चलाती हैं। तो ये दोस्तों एक उनकी लेटेस्ट बुक भी अभी आई है। तो दोस्तों इस पे हम आगे बात करते हैं, थोड़ा सा सामाजिक और ले लेते हैं कि ये बहू की आपने एज ए फिर पत्नी के रूप में देखा, बहू के रूप में देखा। तो अब मैडम ये बताएं कि बच्चे आपके, एक बेटा और एक बेटी हैं, तो बच्चों का जो एजुकेशन रहा वो कैसे रहा, और बच्चों के क्या मतलब आपने उनके इंटरेस्ट का उनको पढ़ने दिया या अपना गाइडलाइंस दिया, कैसे रहा उनका अध्ययन काल, थोड़ा सा कि एज ए मदर आप क्या फील करती हैं। और अभी जैसे कि आप सासू माँ भी हैं, बहू भी है आपकी, तो बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी बहू है इनकी। तो दोस्तों कि कैसे आप बच्चों से अब इस रिलेट करती हैं, या बच्चे आपके प्रति कैसे रिलेट करते हैं, आपकी इतनी प्रतिभाओं को देख करके उनका क्या रिएक्शन होता है, दोस्तों हम ये जानते हैं मैडम से। जी धन्यवाद पीताम्बरी जी। ऐसा है, कहते हैं ना, जैसा आप संस्कार देते हैं घर में, बच्चे वैसे ही होते हैं जी। ये माँ की ड्यूटी बनती है। जब उन बच्चों को मेरी जरूरत थी तो मैं उनके साथ साथ रही, और मैंने बचपन में उन्हें कभी ट्यूशन वर्क नहीं करने दिया, मैंने खुद ही दिया, बल्कि मैं खुद भी ट्यूशन पढ़ाती थी। वो उन बच्चों को भी बिजी रखा कि तुम भी काम करते रहो। और वो दोनों आईटी में है। ओके। और मेरी जो डॉटर इन लॉ है वो भी इंजीनियर है, बेटा भी इंजीनियर है, और मेरी बेटी भी एमबीए है, और तीनों वेल सेटल्ड हैं उस परमात्मा की कृपा से। और बच्चों ने मुझे कभी नहीं रोका, उन्होंने कहा कि मम्मा आज भी आपका जो दिल करता है आप करिए। और मेरे हस्बैंड भी ऐसे हैं, मैं उन्हीं की बदौलत अब भी आज भी समाज से जुड़ी हुई हूँ, और समाज में जो मैं देना चाहती हूँ मैं दे रही हूँ, मन से दे रही हूँ, तन से दे रही हूँ। और जहां मुझे धन भी खर्चना होता है वहां मैं जरूर खर्चती हूँ, वो पूछते भी नहीं कभी।
रेणु जी, आप बहुत अच्छा डांस भी बच्चों को सिखाती हैं और लेडीज को भी, स्पेशली जो इवेंट्स होते हैं। और अदाकारा, मैंने शुरू में कहा आप अदाकारा भी हैं, आपने एक्टिंग भी की है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, वो एक्टिंग किस किरदार की थी? देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने मैंने की थी ये सिंधु रानी की। जी ये वीरांगनाएं जो आज है हम भूल चुके हैं, जी मुझे देखो उसका भी मौका मिला करने को। ये मैं धन्यवाद देती हूँ संस्कार भारती वालों का। देखो वो आजकल इतना कुछ बढ़ा रहे हैं, इस उम्र में भी हम लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। और Encourage कर- वीरांगनाओं के बारे में, जो इस देश की धरोहर है, धरोहर। लोग उनके बारे में नहीं जानते। जी हमने अभी बहुत बड़ा प्रोग्राम पंचकुला में हुआ था, जी उसमें भी मुझे काम करने का मौका मिला। जी सिंधु बाई, जी उसको बहुत कम लोग जानते, सचमुच में एक अद्भुत कैरेक्टर था। हम्म, इसी तरह मैं चाहूंगी, मुझे आगे भी ऑफर आ रहे हैं, लेकिन मेरे पास जितना टाइम होगा उतना ही मैं दे पाऊंगी। और मैं करने की जरूर कोशिश करूंगी, जरूर कोशिश करूंगी, क्योंकि हमारे भारत को, नौजवानों को जी आगे बताना है जी बिल्कुल। कि किन वीरांगनाओं ने, किन वीरों ने इस देश की आजादी को कैसे प्राप्त किया। कितना मशक्कत रही है दोस्तों, आज का हमारा यूथ हो सकता है कुछ कभी कुछ किताबों में पढ़ता हो, लेकिन आप गूगल पे सर्च करें तब आप पाएंगे कि हमारे भारत देश की जो आजादी है उसमें लाखों ही लोगों का कैसे कैसे जो है सेक्रीफाइस है, उनका, उनकी भागीदारी है। लेकिन बहुत सारे तो उसमें लुप्त गुप्त और सुप्त हो गए, जिनका कि पता ही नहीं है। तो हमें इनको खोजना है, हमें आपके सामने उसको लिखन में लेकर के या एक्टिंग के अदाकारी के माध्यम से आप तक लाना है। तो इसमें भी देखिए रेणु की एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट भागीदारी है। जी, तो रेणु जी फिर उसके बाद ये पोइम की जो आपने बुक लिखी, इसमें आपको कितना समय लगा और कब शुरुआत की थी आपने? किस तरह से आप का विचार बना, कैसा रहा? एक्चुअली कोरोना के टाइम में मुझे मुझे लगता है ज्यादा लेखक बने हैं। मैं अपनी कविताएं तो लिखती थी, पन्ने पे लिख के छोड़ दिए, अपने विचार छोड़ दिए और एक तरफ पड़े रहते थे, शायद इतना सारा इकट्ठा हो गया। लेकिन मुझे किसी ने कहा कि जब तक आप बुक नहीं लिखोगे इसकी कोई अहमियत नहीं है, वैल्यू नहीं है, आप ज्यादा लोगों तक पहुंचा नहीं सकते। आप अपने विचारों को, अपने लेखन को कैसे, किताब जो है वो अपने, मैंने कहा था कि किताब वो कितने ही आब लेकर के, कितने ही एहसास लेकर के आती है दोस्तों। ये बुक है, इसमें जो मैडम ने बात करी है, इसकी समीक्षा मैं बाद में करूंगी। तो इसमें देखिए उन्होंने देह दान, जो ऑर्गन दान किए जाते हैं, देह दान किया जाता है, उसका भी उन्होंने बात की है। उन्होंने नदियों की बात करी है, उन्होंने संस्कृति की बात करी है, उन्होंने पूर्णिमा की बात की है, अरुणिमा की बात की है, यूथ की बात की है। शायद ही कोई ऐसा विषय छोड़ा होगा कि जिसमें रेणु जी ने पोएम इसमें संग्रहित न की हो। तो जी, तो ये फिर उस समय आपका हुआ, तो आपका फाइनल बनाने का कब आया, प्रिंट आपने कब सोचा कि मैं इसे कंपाइल करूं? देखिए मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगी जी। जब मैं पंचकुला, चंडीगढ़ से हम शिफ्ट हुए यहाँ पंचकुला में, मैं बहुत अपने आप को अकेला महसूस करती थी। तब हमारा एक उमंग और केदार जी मंच है, केदार जी, जो अब चले गए हैं, लेकिन बहुत अच्छे, बहुत बड़े शायर और लेखक जी वो हैं। मैं वो अपने घरों में ही गोष्ठी करते थे। हमें कभी कभी जाने का मौका मिलता था। और सीनियर सिटीजन से मैं यहाँ 15 सेक्टर के जुड़ गई जी, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला जी। और ये जैसे ही उन्होंने ये उमंग मंच में नीलम त्रिखा और शिखा श्याम जी, दो लड़कियां, लड़के ही कहूंगी, मेरे लिए तो वो बच्चियां हैं, और उन्होंने बड़े मन से, वो आज भी उनके साथ हम जुड़े हुए हैं। वो समाचार क्यारी में अभी भी बहुत कुछ कर रही हैं। मुझे महिला काव्य मंच जो नाज जी चला रहे हैं, वहां से ऑफर किया गया कि आप पंचकुला जो महिला काव्य मंच है उसकी उपाध्यक्ष बनी। और उन्होंने वो मौका दिया, मुझे वो मंच भी मिल गया जी। तो वो शारदा मित्तल जी थी जी, अभी वो शिफ्ट हो गई है गुड़गांव में, और सुनीता गर्ग जी के कारण मुझे वो मंच प्रदान हुआ जी।
पता नहीं, मुझे भी पता नहीं उन्होंने कैसे खोज लिया, जी। क्योंकि कोरोना था। जी जी कोरोना से पहले की बात है, सॉरी, जी। ये कोरोना से पहले पहले की बात है। जी मुझे इतनी खुशी मिली कि पता नहीं उन्होंने मेरी रचनाओं को पढ़ के ग्रुप्स की, देखो ग्रुप्स से भी लोग पहचान पहचान पा जी कर रहे हैं जी और वो आगे बढ़ा रहे हैं। उसके बाद अब इंद्रप्रस्थ जो पंचकूला है, उन्होंने भी मुझे उपाध्यक्ष की दी है। क्या बात। और काव्य मंच हरियाणा जो नेशनल है, जी उसमें भी मुझे उपाध्यक्ष बनाया गया। ऐसे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो मिली जो मिली और आपको फिर अपने लेखन के कारण मिली। तो दोस्तों कहते हैं ना कि जो ज्ञान है वो कभी भी व्यर्थ नहीं होता, ज्ञान का हमेशा ही कुछ ना कुछ अर्थ जरूर होता है। अर्थ हमारा धन का भी हो सकता है, हमारा सामाजिक अर्थ भी हो सकता है, दुनिया को संदेश पहुंचाने में भी हो सकता है। तो ज्ञान का तो दोस्तों जितना आप संजोए उतना कम है। तो ज्ञान के भंडार का तो ये खूबसूरत जो है एक उसका एक अपना नमूना होता है और ज्ञान पहुंच भी जाता है दोस्तों। जैसे कहते हैं ना कि जैसे उन्होंने कहा है कि इनको ढूंढ लिया, तो ऐसे ही दोस्तों ज्ञान भी अपने पात्रों को ढूंढ लेता है और पात्र भी ज्ञान को ढूंढ लेते हैं। तो दोस्तों अब बात हम एक लास्ट लेंगे, प्रश्न लेंगे कि जो विषय है जैसे कि टैरो रीडिंग है, न्यूमरोलॉजी है या एस्ट्रोलॉजी है, तो उसमें जो मैडम से हम लेते हैं कि आपका ओवर इतना एक्सपीरियंस है इतने सालों का, तो आप ओवरव्यू हमारे यूथ को क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वो कैसे इन विधाओं का लाभ उठा सकते हैं? तो जी जी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। जी क्योंकि देखो, ये अंधविश्वास नहीं है, जी, ये जो चीजें हैं ये पूरे ब्रह्मांड में है। राइट 5 तत्व से हमारा शरीर बना है और पांचों में वो विलीन हो जाना है। हो जी अब देखो, इसमें बहुत सारी सर्च आ गई। जी आकाश है, वायु है, ये मिट्टी है, और ये पांचों, और जब ये जो शरीर में हमारे चक्रास है, ये सब कुछ हमें बैलेंस करता है। और यूथ को ये चीजें समझनी चाहिए। योग और मेडिटेशन ज्ञान से वो आगे ही बढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, कई बार ऐसा होता है, ठीक है, किस्मत भी है, जी, कर्म भी है। किस्मत और कर्म दोनों से मिलकर ही जीवन चलता है चलता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छी किस्मत भी होगी। किस्मत भी होगी। जी ये ठीक है कि बहुत सारी चीजें हमें जन्म से ही मिली हैं, जी वो हमारे पल्लव है। जैसे कि माना गया है कि इस जन्म का आगे और आगे आगे वैसे तो मोक्ष लेखा जोखा तो जो है वो अगले जन्म में आता है। तो वो आज का हमारा प्रारब्ध है जो हम हाँ। पीछे से लेकर के आए हैं, लेकिन अभी अभी कम करके हम अपने प्रारब्ध को शुभ भी बना सकते हैं, अच्छा भी बना सकते हैं और आगे आने वाले जीवन को भी हम अपना शुभ कर सकते हैं। तो नौजवानों को यही जी देना चाहूंगी संदेश जी कि वो अपनी जो संस्कृति है और अपने योग को नहीं भूले, क्योंकि वो सकारात्मकता से एनर्जी भर जाएंगे, एनर्जी से। जी वो हमेशा ही बहुत अच्छा अगर सोचते जाएंगे, मैं 100% कहती हूँ कि वो उनको सब मिलेगा। मिलेगा लेकिन उसके लिए कर्म भी तो करना पड़ेगा। जी बिल्कुल कर्म करते जाएं और सकारात्मक रखते जाएं। बाकी नंबर्स है, जैसे नंबर की गेम है, आपको वो जो ज्योतिष है वही यही बताता है कि आपके नंबर ये हैं, उसको कैसे ठीक करना है। अगर किसी का नंबर 1 है तो वो सूर्य से रिलेटेड है, 2 है तो वो चंद्रमा से रिलेटेड है, 3 है तो वो गुरु से रिलेटेड है, 4 है तो वो राहु से रिलेटेड है, 5 है तो वो बुध से रिलेटेड है, और उनका जो जैसे 6 है शुक्र से रिलेटेड है, 7 है वो केतु से रिलेटेड है, 8 शनि से, 9 मंगल से। और अगर आप उसके मुताबिक काम करोगे तो यू विल बी सक्सेस। तो दोस्तों ये नंबर की जो बात करी मैडम ने, ये नंबर वो नंबर है जो आपके जीवन में जुड़े हुए हैं आपके बर्थ से। तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो उसमें जो नंबर्स हैं उसके हिसाब से भी आपको अपने भविष्य बनाने में बहुत मदद मिलती है, हेल्प मिलती है। तो इसका हम सुंदर सदुपयोग यूज कर सकते हैं। तो उसमें भी मैडम का गाइडेंस रहता है। तो नंबर आपको यहाँ मिलेगा, तो किसी को कंसल्ट करना होगा तो करिएगा, तो आपको लाभ होगा।
और टैरो रीडिंग से ही, जैसा उन्होंने बताया कि टैरो से भी वो बताते हैं। कभी कोई प्रॉब्लम आती है, समस्या, आप जानना चाहते हैं कि आप 12th के बाद में कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, या कभी भी जीवन की कोई जिसमें कि डायलेमा है, या आप कोई डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ऐसी चीजों का लाभ उठाएं, कंसल्ट करें, एस्ट्रोलॉजर को, न्यूमरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। तो दोस्तों यहाँ पे हम लास्ट में अब लेते हैं मैडम से, उन्होंने आज माघ पूर्णिमा का दिन है, उन्होंने कुछ लिखा है, तो आज बिल्कुल ताजा ताजा जो उनका लिखा हुआ है उसे सुनिए, आनंद पाइए, और इस वीडियो को देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अपने क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो, कीजिएगा, जरूर लिखिएगा जी। जैसे माघ पूर्णिमा है जी आज, तो कहते हैं कि देवता जो है जी हमारे जी वो इस स्वर्ग से इस धरती पर अवतरित होते हैं जी। माघ तो पूर्णिमा माघ पूर्णिमा को बहुत ही विशेष माना गया है जी और इस दिन आप स्नान करने जाए, विशेषकर गंगा माँ के गोद में, वहां दान पुण्य करें तो और भी विशेष लाभ मिलता है। और इसमें हनुमान जी की पूजा और विष्णु जी की पूजा विशेष माना जाता है, और पीली मिठाई को भी, उनका भोग लगाने को भी विशेष माना जाता है। अब पूर्णिमा देखिए ना, चंद्रमा पूर्णिमा को ही, ये देखो हमने नहीं ये बनाया, ये प्रकृति से ही है, अमावस्या और पूर्णिमा जी। इनका महत्व जो है वो सचमुच है। आजकल के युवा के ये चीज नहीं समझ पाते, वो कहेंगे क्यों आप कह रहे हो, लेकिन इसका असर आप देखो समुद्र पर, जीवन पे, हमारे जीवन पर, हमारे खून के प्रभाव पे, सब पे पड़ता है। ग्रहों का आपके जो शरीर पे है सब पे असर है। और ये सचमुच माघ पूर्णिमा अगर आप नहीं भी जा सकते, तब भी आप गंगा जी का ध्यान करके, विष्णु जी का घर में जो है आप स्नान कर सकते हैं। हाँ। और अगर गंगा जल घर में है तो आप गंगा जल थोड़ा सा डाल लीजिए अपनी उसमें। तो रेणु जी, जैसे बच्चे हमारे बहुत जल्दी उदास हो जाते हैं, या हताश हो जाते हैं, या सफलता नहीं मिल रही है, कंफ्यूजन में होते हैं, या जैसे आजकल हम कह देते हैं डिप्रेशन में है, या कभी कोई बहुत ज्यादा हो तो कहते हैं कि अपना जीवन ही खत्म कर दे, तो इसके लिए आप थोड़े एक जनरल उपाय कुछ बताएं कि ऐसे में उन्हें क्या कर लेना चाहिए। कंसल्ट करें वो तो अच्छी बात है, लेकिन साथ में खुद वो अपने आप से क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, तो कोई उपाय आप ऐसे बताएं जनरल। मुझे लगता है बच्चों को पहले तो आजकल बच्चों को इतना स्ट्रेस हो गया, स्टडी का इतना हो गया, वो फोन में ही कोई रहते। ये राहु है, राहु जो राहु हमें पूरा घेर लेता है, लेकिन उसके बिना गुजारा नहीं है, क्योंकि मॉडर्न युग है तो राहु भी साथ ही चलेगा, उसका भी बिल्कुल। हाँ, तो उन्हें थोड़ा योग से, प्रकृति से, पांचों तत्व से जुड़ना पड़ेगा। ये नहीं कि वो पानी को भूल जाए, वायु को भूल जाए, उनको दूषित ना करें। हमें प्रकृति को बचाना है और उसका ध्यान रखना है। पानी ज्यादा पीना चाहिए, पानी ज्यादा। आजकल के हमारा यूथ जो है पानी बहुत कम पीता है। और कोई विशेष जैसे कि हम पौधे ही लगा सकते हैं, पौधे लगाइए, और अपने आसपास प्लांट्स रखिए, तुलसी रखिए। वास्तु का बिल्कुल जो वास्तु दोष होता है वो तुलसी का पौधा बिल्कुल खत्म कर देता है। रेणु जी, कोई विशेष जैसे बच्चे कुछ पहन पाए, ऐसी कोई चीज आप बताएं कि जो बच्चे यूज बॉडी पे टच करे, मेटल कोई चीज। देखिए वो मेटल तो जैसे मुश्क कपूर को आज नेगेटिविटी के लिए दूर करने के लिए वो, जैसे कि ये लौंग है जी, इलायची है जी, ये चीजें जो फिर से उनको यूज करते तो देखो सभी है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हमें वो किसी और फॉर्म में लेना जी। मुझे लगता है नेचुरल फॉर्म में जो चीजें हैं वो अगर आपके पास होंगी तो वो ज्यादा फायदा आपको देगी। अब देखो तुलसी के पत्ते सिंपल से तोड़ करके आप उसे वैसे ही खा सकते हैं। हाँ, तो बच्चे थोड़ा, अगर बच्चों को बचपन से ही ये चीजें जी दी जाए और बताई जाए, सांस लेना है खुली हवा में लेना, सूरज को कितनी देर लॉन्ग ब्रीथ करें, ये सूरज का ईयर है जी, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। सूरज तो आप कितनी देर लगती है, पानी का लोटा उनको प्रणाम करते, उन्हें कहिए कि मैं सूरज की तरह आगे बढ़ूं, नकारात्मक सोचना ही नहीं है, मैं सूरज की तरह बनूं। और मेरे को लगता है अगर हम रोज ये बात
सूरज को देख के तो के बच्चे जी जरूर आगे बढ़े। तो दोस्तों जो बच्चे थोड़ा सा लोनली हाँ। फील करते हैं, उदास हैं, तो उनको क्या है, अब कम से कम 15 से 20 मिनट जो है प्रकृति में रहना हाँ, चाहिए, जाना प्रकृति चाहिए, से जुड़ना। सनलाइट में बैठना चाहिए, कम से कम 15 मिनट आप बैठे, सन को दे और शुक्राना करें और कहें कि एनर्जी मुझे प्राप्त हो तो मैं ब्राइट हूँ और शाइन करूं जिस तरह से सूरज शाइन करता है। और जैसे कि है कि बताया उन्होंने कि आप नेचुरल चीजें खाएं, है ना। और चांदी का कैसे रेणु जी हम यूज कर सकते हैं चांदी को? चांदी के गिलास में जिसका चंद्र कमजोर होता है जी तो उनके लिए कहा जाता है कि वो चांदी के गिलास में, जिसको गुस्सा ज्यादा आता है जी वो चांदी के गिलास में पानी पिए। तो और चांदी की जैसे चेन है या हाँ, कड़ा वो पहन वो सकते डाल हैं, सकते अंगूठी हैं। डाल सकते हैं कोई बच्चे। लेकिन देखो ये चीजें भी ना देख के करना चाहिए। जी जैसे 2 मून का भी मैंने बताया, हम्म, अगर अगर हम उस मून को ज्यादा बढ़ा देंगे जी तो वो निर्बल भी बन जाता है, ठीक डरपोक भी बन जाता है। जी हमने ये जो चीजें हैं उस हिसाब से तो इसके लिए एक्सपर्ट से जरूर तो बात जानकारी जरूर लें। करनी चाहिए। तो दोस्तों कहने का यही मतलब है कि अगर आप उदास हैं या कोई परेशानी आ रही है तो आप कंसल्ट करें। जैसे हमें कोई प्रॉब्लम होती है, पेट दर्द है, सिर दर्द है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ऐसे ही लाइफ में अगर आपको डिसीजन मेकिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप किसी न किसी एस्ट्रोलॉजर को या किसी भी इस विधा में काम करने वाले को कंसल्ट जरूर कर लें। तो रेणु जी ये आपने पोएम आज लिखी है, जरा जी आपने ये आपको ये देखिए माघ के बारे में मैं बताया कि शरद पूर्णिमा पे मेरी बुक में है जी ये लिखा हुआ मैंने। जी शरद पूर्णिमा को भी बहुत ही महत्व दिया दिया जाता है जी क्योंकि कहा जाता है कि राधा कृष्ण निधि वन में जी राधा रानी का जो है वो वहाँ मिलन होता है, मिलन विहार होता है। जी हाँ, विहार होता है। जी और ये मैंने अनुभव भी किया है क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। जी अगर आप अच्छी तरह आध्यात्मिकता से जुड़ेंगे, कृष्ण जी ने भी कहा है कि अपने योग से अपने ध्यान को केंद्रित करके ही हम उन्हें पाने की कोशिश करेंगे तो भगवान अवश्य ही मिलेंगे। तो अब ये आपको शरद पूर्णिमा में बता रहे, ये शरद की पूर्णिमा की रात निधि वन में छाई वहां चांदनी के संग राधा रानी लिए कृष्ण का मधुर साथ। बागों में महक रहे चमेली और मोगरे के फूल, पेड़ों पर सुंदर झूलों पर कृष्ण के संग राधा तू झूल। चांदनी ने ओढ़ा है दुधिया सा श्वेत आभास, धरती की हर धड़कन में गूंज रहा प्रेम का आभास। जी देशभक्ति की तो एक देशभक्ति की ले लेते हैं कविता रेणु जी से। हमें ना अपने देश को नहीं भूलना जी और देश का ये मतलब नहीं देशभक्ति घर घर का आज के जी जी युग में हम अपना सोच रहे हैं, जी घर का सोच रहे हैं, जी बच्चों का सोच रहे हैं। जी हमें देश जो इतना कुछ देश आगे बढ़ा जो उसको हमारे spoil न जहाँ करें। हम रहते हैं दोस्तों, हाँ। हमें उसके बारे में भी जो हमने बात शुरू में करी थी कि समाज की सेवा करना, तो समाज में समाज। दोस्तों हमारा देश है और देश में रहने वाले जो व्यक्ति है वो सभी समाज का हिस्सा बनते हैं। तो हमें अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति भी हमारा दायित्व है। हमें उसमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, विहार करना चाहिए और व्यवहार करना चाहिए ऐसा कि जिससे हमारे देश की उन्नति हो और हाँ। हमारा सबका सौभाग्य जो है वो अच्छा हो। जी मैं यही कहना चाहूंगी, मेरा देश मेरा घर मेरा देश। जी बिल्कुल हमें अपने बच्चों को संभालना है, हमें अपने समाज को संभालना है, हमें अपने देश को आगे बढ़ाना। पिताम्बरी जी मैं देश प्रेम की भावना को भी बिल्कुल सभी में जगाना चाहूंगी। जी ये चीजें तो है ही, साथ में अगर हमारा देश आगे बढ़ेगा, बच्चों को नौकरियां मिलेंगी, सुरक्षित होंगे, जी तभी हम सब सुरक्षित होंगे और हमारा देश जो है सुखी होगा, सुखी। समृद्ध होगा, स्वाभिमानी होगा। तो दोस्तों ये इसको यहाँ समाप्त करते हैं। अभी हम सर से भी बात करवाते हैं थोड़ी सी आपकी। थैंक यू दोस्तों। हम आपको यहाँ मिलवाने जा रहे हैं रेणु अभी जी के रिस्पेक्टेड हस्बैंड राकेश अभी जी। तो दोस्तों हम सर से बस एक यही सवाल पूछेंगे, बहुत कैमरा शाई है तो लेकिन फिर भी जीवन भर का खूबसूरत उनका साथ है दोनों का। और रेणु जी जो है सर बहुत जैसे एक्टिव रहे, स्कूल में भी रहे, हर तरह से। तो आप जी भी किसी तरह आर्ट में, एक्टिंग में, सिंगिंग में कुछ आपका रुझान रहा? सब तरफ ही रहा है। अच्छा, आप स्पोर्ट्स में भी रहे? आप स्पोर्ट्स में भी रहे, मैं जिम्नास्टिक्स वगैरह करता रहा हूँ। ग्रेट जी।
तो बाकी कोई इतना कहें कि बहुत ज्यादा जी नहीं, कुछ लाइफ इस तरह से रही कि बिजी रहे बहुत ज्यादा, प्रोफेशन को लेके, घर परिवार को लेके। घर परिवार को लेके ज्यादा थे, जी क्योंकि दिखाई नहीं देता था कि आगे क्या होना है। जी जी, तो इनसिक्योरिटी तो सर वो तो है जी बिल्कुल। तो बस तो सर इसमें अभी अभी जैसे आपका कोई अपना विचार है, कोई बुक लिखने का या किसी भी तरह के विचार, आपकी भी बहुत सारी मेमोरीज होंगी, जीवन की मेमोरीज होंगी। लिख रहे हैं, हाँ, बस हम तो आपस में डिस्कस होता है, आपकी चर्चा होती है जब होते मैडम रहते लिखती हैं। हैं जी। तो तो कुछ ना जैसे कुछ हमारा अपना भी मैं बता देता हूँ कि बहुत ऐड कर लो बहुत बस। बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि सर आजकल मेरा जो मेन कंसर्न है कि हमारे यूथ को लेकर के है कि हमारा यूथ बड़ी जल्दी छोटी छोटी बातों में हताश हो जाता है सर, कि जैसे हम लोग नहीं इतने, हम लोग धक्का मारते, हमने भी परेशानियां जीवन में झेली हैं, आपने भी अपनी देखिए जीवन में परेशानियां झेली। तो आप हमारे यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि भाई जब कोई प्रॉब्लम आए, परेशानी आए, तो हम उसे कैसे ओवरकम करें, या आपका कोई संदेश? किसी भी प्रॉब्लम के आने से लाइफ खत्म नहीं होती जी बहुत बढ़िया, लाइफ आगे बढ़ती है। उस प्रॉब्लम से हमें सीखना चाहिए जी कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत खूबसूरत। तो सर का देखिए एक सुंदर शब्द दैट शुड बी अ चैलेंज, जी ना कि हर्डल नहीं है। वो कोई प्रॉब्लम आई है सबकी लाइफ में आती है। जी, अगर प्रॉब्लम नहीं आएगी तो सीखेंगे कैसे, सीखेंगे कैसे? कैसे नई चीजों को सीखना है या रास्ते निकालना है। बिल्कुल, वो तो है। रास्ता तभी निकलेगा ना जब हम प्रॉब्लम में आएंगे। जी हमें दिखाई देता है कि ये सड़क जो ये रास्ता ये बंद है, जी तो हम उसकी जगह कोई और रास्ता ढूंढते हैं। राइट, तो वही लाइफ में आगे भी है फिर वो कि अच्छा, हर्डल आती और है। वो हमें नया मुकाम भी देता है, कोई नई चीज आती वो है, तो नई ही। सोच आती है जी। तो सर दूसरा ये कि क्योंकि मैडम भी वर्किंग रहे, फिर आगे बच्ची बहू भी आ गई, वो सभी बच्चे पढ़े लिखे, पति पत्नी जो बच्चे हमारे यूथ हैं, कि उनका प्यार सौहार्द बना रहे। अगर उनके बीच में कोई बिटरनेस आती है तो उसको प्रॉब्लम को कैसे दूर करें, आप क्या, आपका मुझे क्या नहीं सजेशन? लगता कि कोई बिटरनेस इतनी ज्यादा आ रही, क्योंकि अब सब बराबर है। जी सभी बच्चे पढ़े लिखे हैं, चाहे वो बेटा है, बेटी है, बहू है। जी तो वो मुझे लगता नहीं। हम्म बाकी सबकी अपनी अपनी सोच और वो है कि कैसे हम उसको फेस कर रहे हैं। जी, तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करें सर, अगर समस्या कोई आती है तो आप क्या संदेश देंगे? आपस में बैठ के। बहुत खूबसूरत दोस्तों, बात वही है कि जब बात करेंगे, चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, तो समस्या का समाधान भी होगा। तो जैसा कि सर ने अपने जीवन का जो निचोड़ आपको दोस्तों आपके साथ शेयर किया, कोई विशेष सर आप यूथ के लिए कोई विशेष संदेश जो है देना किस चाहिए, तरह से? किसी भी सामाजिक तौर पे, जीवन के प्रति कोई और मोटिवेशनल कोई आप गाइडलाइन देना चाहें, या जो आपका विचार हो, भाव हो आपका, जो कि आप यूथ के साथ शेयर करना चाहें, किसी भी तरह का? ऐसा काम ना करें जिसको करने में आपको झिझक हो या शर्म आए, जी या आप उस काम को छिपाना चाहें। ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना। बहुत जो करना है खुल के करना है। जी, बहुत खूबसूरत। तो मेरा ख्याल दोस्तों है कभी गलत करेंगे ही नहीं फिर। गलत नहीं करेंगे, और फिर उसके बुरे परिणाम भी नहीं होंगे दोस्तों। जब हमसे गलती नहीं होगी तो उसके बुरे परिणाम भी नहीं होंगे। तो देखिए बहुत खूबसूरत है, सर ने जैसा कहा कि आप अपने मन से पूछें, अंतरात्मा से पूछें, ऐसा कोई भी काम ना करें कि जिससे आपको जो है नेगेटिव फीलिंग आए, या आप अपने आप को शर्मिंदगी महसूस हो कि जो बात आप किसी को कहना ना चाहें, तो उससे आपको कष्ट भी होगा, और हो सकता है कि और सामाजिक कुरीतियां भी आपको घेर लें। तो ये सर का था जीवन का निचोड़ दोस्तों, और ये खूबसूरत जोड़ी पति पत्नी को हम ढेर सारी उनके लिए दुआएं मनाते हैं। और ये इनके माध्यम से दोस्तों मेरी एक कोशिश है आप तक ये बात पहुंचे कि हमें उदास नहीं होना है, हमें जो है अपने जीवन में आगे बढ़ते जाना है, हिम्मत रखनी है, और अच्छे काम करते चले जाना है, और उच्चता को, उत्थान को पाना है। थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।